और अपने आप से बोला जो लड़की कभी भी किसी को हर्ट नहीं कर सकती है, वो मुझे धोखा कैसे दे सकती है। लेकिन ये दिमाग मानने को तैयार ही नहीं है कि आदिति ने मुझे धोखा नहीं दिया है। इसे तो आदिति एक धोखेबाज ही लगती है। और दिल कहता है कि आदिति कभी ऐसा नहीं कर सकती है। कुछ तो बात है, कोई तो बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आदिति मुझसे दूर चली गई है। लेकिन उसने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा कि क्या पता उस बात का हल मेरे पास हो। पता नहीं आदिति कितना कुछ सह रही होगी। मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा कि वो कहाँ पर है। अब मैं उसे ऐसे सफर नहीं करने दे सकता हूँ। और आदृश्य अपने फोन में एक वेबसाइट खोलता है और किसी को मैसेज करता है। उधर से ओके का मैसेज भेजा जाता है। आदृश्य डिनर के लिए नीचे चला जाता है। डिनर के बाद आदृश्य अपने रूम में आता है। तभी उसका फोन बजता है। आदृश्य कॉल देखकर उसे पिक करता है। उधर की बात सुनकर अपने रूम से निकलकर उस घर के बेसमेंट में चला जाता है। आदृश्य एक दरवाजे को खोलकर अंदर जाता ही तभी उसे एक आदमी की चीख सुनाई देती है और आदृश्य एक डेविल स्माइल के साथ अंदर जाता है। बेसमेंट में एक आदमी को रस्सियों से बांधकर लटकाया हुआ था और उसकी पूरी बॉडी से खून बह रहा था और एक आदमी उसे एक हंटर से मरता है। वो आदमी बार बार उसे जान से मरने के लिए बोलता है, प्लीज मुझे एक बार में ही मार डालो। आदर्श उसकी बात सुनकर बोला, ऐसे कैसे तुम्हें मर दे, और मेरा ये स्टाइल नहीं है कि अपने दुश्मन को एक बार में ही मार डालूं। मुझे तो उसे तड़पा तड़पा कर मारने में मजा आता है। वो आदमी आदृश्य को देखकर डर जाता है क्योंकि उसे अपने सामने अपनी बेरहम मौत नजर आ रही थी। उसे पता था कि आदृश्य राठौड़ अपने दुश्मनों को कैसी मौत देता है। वो आदमी भीख मांगते हुए बोला, प्लीज मुझे एक बार में ही मार डालो। ये सुनकर आदृश्य जोर जोर से हंसने लगा और वहां पर खड़े सभी आदमी भी हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी ज्यादा खतरनाक लग रही थी कि कोई अगर उसे सुन ले तो वही बेहोश होकर गिर जाए। आदृश्य हंसना बंद कर उस आदमी के पास आता है और उसके बालों को खींचते हुए बोला, बता किसने तुझे ये सब करने के लिए बोला था। वो आदमी रोते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मेरे पास किसी अनजान नंबर से कॉल आया था और उसने मुझे बोला कि अगर मैं उसका काम करता हूँ तो मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे। मुझे बस उस लड़की को आपके आदमियों के बारे में बताना था कि वो उसे ढूंढते हुए यहीं पर आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप उसे ढूंढ रहे हैं, वरना मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। आदर्श बोला, उसने तुम्हें पैसे कैसे दिए? वो आदमी अपनी कांपती हुई आवाज में बोला, वो एक आदमी मेरे घर पर देकर गया था। मैंने उसका चेहरा नहीं देख क्योंकि उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। तभी आदर्श का एक आदमी बोला, बॉस ये सही बोल रहा है, इसके पास किसी प्राइवेट नंबर से कॉल आया था और वो नंबर इस टाइम अवेलेबल नहीं है और हमारे आईटी सेक्टर के लोगों ने इस नंबर की लोकेशन के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन वो इसे ट्रैक नहीं कर पाए। इस नंबर की लोकेशन पूरे वर्ल्ड में 20 जगह पर दिखा रहा है और इस इंसान की बात उस नंबर से एक ही बार हुई थी। क्यों? इसे कॉल करने के बाद से ही वो नंबर बंद हो गया था। आदृश्य उस आदमी की बात सुनकर गुस्से से एक लात टेबल पर मारता है, जिसे वो टेबल टूट जाती है और कांच पूरी फर्श पर बिखर जाता है। और आदृश्य वहां से सीधा अपने जिम रूम में जाता है और अपना गुस्सा शांत करने के लिए ट्रेडमिल पर दौड़ने लगता है। काफी देर तक आदृश्य वहीं पर एक्सरसाइज करता है और फिर अपने रूम में आकर फ्रेश होकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है वैसे ही उसे आदिति का चेहरा दिखता है। आदर्श अपनी आंखें खोल लेता है और सिलिक को देखने लगता है और रात के किस पहर में उसे नींद आती है उसे पता ही नहीं चलता है। वहीं दूसरी तरफ आदिति और रोजी ने डिनर रेडी कर लिया था और दोनों डिनर को टेबल पर लगाती है और सब डिनर करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी डिनर के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आदिति अद्विक के साथ उसके रूम में चली जाती है और रोजी रॉकी दोनों भी एक रूम में चले जाते हैं। रोजी के रूम में रॉकी रोजी से कुछ देर बात करता है और दोनों सो जाते हैं। सुबह के लगभग 5 बजे आदिति रेडी होकर घर से बाहर आती है क्योंकि उसे यहाँ से निकलना था। रॉकी भी बाहर आ जाता है और दोनों वहां से अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं। थोड़ी ही दूर पर आदिति की नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर जाती है, जिसे देखकर आदिति इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। रॉकी की नजर जब आदिति पर जाती है
तो वो उसे रोते देखकर बोला, क्या हुआ बॉस, आप रो क्यों रही है? आदिति कुछ नहीं बोलती है तो रॉकी आदिति की नजरों का पीछा करता है और वो भी शॉक हो जाता है। आदिति और रॉकी ने किस को देख किया था जिसे वो दोनों इतनी हैरानी से देख रहे थे? ऐसा क्या था वहां पर और किसने उस आदमी को आदृश्य के बारे में जानकारी देने के लिए बोला था? क्या कभी आदृश्य को उस अनजान इंसान का पता चलेगा? सभी डिनर के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आदिति अद्विक के साथ उसके रूम में चली जाती है और रोजी रॉकी दोनों भी एक रूम में चले जाते हैं। रोजी के रूम में रॉकी रोजी से कुछ देर बात करता है और दोनों सो जाते हैं। सुबह के लगभग 5 बजे आदिति रेडी होकर घर से बाहर आती है क्योंकि उसे यहाँ से निकलना था। रॉकी भी बाहर आ जाता है और दोनों वहां से अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं। थोड़ी ही दूर पर आदिति की नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर जाती है जिसे देखकर आदिति इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। रॉकी की नजर जब आदिति पर जाती है तो वो उसे रोते देखकर बोला, क्या हुआ बॉस, आप रो क्यों रही है? आदिति कुछ नहीं बोलती है तो रॉकी आदिति की नजरों का पीछा करता है और वो भी शॉक हो जाता है क्योंकि उन दोनों ने आदृश्य को देख लिया था। आदृश्य वहां से जाने वाली हर एक कार में आदिति को ढूंढ रहा था। आदिति से आदृश्य की ये तड़प देखी नहीं जा रही थी। वो अभी गाड़ी से बाहर निकलकर आदृश्य को अपने गले लगना चाहती थी लेकिन वो अपने हालातों से मजबूर थी। अगर उस इंसान को पता चल गया कि आदिति आदृश्य से मिली है तो वो पता नहीं क्या कर देगा। इसलिए आदिति अपने आप को संभालती है और अपने आंखों से बह रहे आंसू को साफ करती है। उसे आदृश्य को ऐसे देखकर काफी तकलीफ हो रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ रॉकी आदृश्य को यहाँ पर ये सब करते देखकर शौक था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बॉस से आदृश्य राठौड़ जैसा आदमी इतना प्यार करता है कि उसके लिए वो ऐसे काम करने को तैयार है। थोड़ी ही देर में उनकी कार आदृश्य के सामने आती है। रॉकी विंडो ओपन कर देता है। आदृश्य आदिति की फोटो को दिखाकर उनसे पूछता है कि क्या आपने इस लड़की को यहाँ कहीं आसपास देखा? रॉकी न में गर्दन हिला देता है। रॉकी के ना करने पर आदृश्य की नज़र उसकी कार में बैठी लड़की पर जाती है लेकिन वो लड़की आदिति नहीं थी। उसे देखने के बाद आदृश्य उस कार जो जाने के लिए बोलता है। रॉकी जल्दी से अपनी कार को वहां से ले जाता है। आदृश्य को बार बार लग रहा था कि वो उसकी आदिति है लेकिन आदृश्य ने उसका चेहरा देखा था। वो आदिति नहीं थी। अदृश्य अपने दिमाग से अपने सभी ख्यालों को झटक देता है और फिर से आदिति की तलाश करने लग जाता है। कार में आदिति ने एक फेस मास्क पहन लिया था जो कि रोजी का था। अब आदिति का चेहरा रोजी के जैसा लग रहा था इसीलिए आदृश्य उसे पहचान नहीं पाया। रॉकी और आदिति एक बड़े से घर के सामने जाकर रुकते हैं जहां पर आदिति रहती है। रॉकी कार को अंदर लेकर जाता है और आदिति कार से बाहर निकल जाती है और घर के अंदर जाती है। तभी उसे अपना खास आदमी बैठा हुआ दिखता है। आदिति उसे स्टडी रूम में आने का बोलती है और वहां से सीधा स्टडी रूम में चली जाती है। वो आदमी और रॉकी भी स्टडी रूम में चले जाते हैं। वो आदमी आदिति की बताता है कि बॉस जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है वो काफी सातीर है। हमें उसकी लोकेशन का पता ही नहीं चलता है। वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है लेकिन ये तो कन्फर्म ही है कि वो इस टाइम इंडिया में है क्योंकि उसकी लोकेशन इंडिया के ही अलग अलग स्टेट की आ रही है। रॉकी बोला, और उस आदमी का क्या जो रोजी के पास गया था मिस्टर राठौर के बारे में जानकारी देने? वो जासूस बोला, मिस्टर रॉकी, उसे तो मिस्टर राठौर के आदमियों ने पकड़ लिया है लेकिन मैंने उसके बारे में पता किया है। वो यहाँ का रहने वाला एक छोटा मोटा चोर है। वो इस साजिश में शामिल नहीं है। आदिति बोली, हमें किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ना है। एक एक कड़ी को जोड़कर ही हम असली कल्प्रिट तक पहुंच सकते हैं। आदिति फिर बोली, और वो कौन थी जो उन दोनों को जंगल वाले घर लेकर गया था? जासूस बोला, वो इंसान तो हवा में गायब हो गया। मेरे कुछ आदमी उसका पीछा कर रहे थे और उसे शक हो गया कि कोई उसके पीछे है। वो पता नहीं कहाँ चला गया लेकिन हम लोग उसे तलाश रहे हैं। वो जल्द ही मिल जाएगा। इतना बोल वो आदमी चुप हो जाता है। आदिति उसे हाथ से जाने को बोलती है और वो जासूस वहां से चला जाता है। जासूस के जाने के बाद रॉकी आदिति को कुछ बोलता इससे पहले फोन बजता है। ये फोन रोजी के फोन से कनेक्ट था। उस फोन की आवाज सुनते ही दोनों को पता चल जाता है
कि ये उसी अनजान आदमी का कॉल है जो आदिति को ब्लैकमेल कर रहा है। उधर से रोजी कॉल पिक करती है और उस आदमी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। काफी देर हंसने के बाद वो आदमी बोला, क्या हुआ, तुम मुझ तक पहुंचना चाहती थी ना? तो क्या हुआ, कुछ भी हाथ नहीं लगा। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने मेरे आदमी के पीछे जासूस लगा दिए हैं? आदिति मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि कोई भी चालाकी मत करना, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। क्या तुम्हें उस औरत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? तुम्हें पता है ना मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ? आदिति रोजी बोली, मैंने कोई भी जासूस नहीं भेजे हैं, तुम प्लीज उन्हें कुछ मत करना। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो अनजान आदमी बोला, ठीक है, ये मैंने तुम्हें आखिरी चांस दिया है। अगर फिर से यही गलती हुई तो तुम्हारी गलती की सजा उसे मिलेगी, इसलिए आगे से कुछ भी ऐसा ना हो जिसे मुझे वो करना पड़े जो मेरी जान को तकलीफ दे। इतना बोलकर कॉल कट हो जाता है। आदिति और रॉकी एक दूसरे को देखते हैं। कौन है वो औरत जिसकी धमकी आदिति को दी जा रही है? क्या रिश्ता है आदिति का उसे, जिसके लिए आदिति उस अनजान आदमी की हर एक बात मान रही है? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने मेरे आदमी के पीछे जासूस लगा दिए हैं? आदिति मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि कोई भी चालाकी मत करना, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। क्या तुम्हें उस औरत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? तुम्हें पता है ना मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ? आदिति रोजी बोली, मैंने कोई भी जासूस नहीं भेजे हैं, तुम प्लीज उन्हें कुछ मत करना। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो अनजान आदमी बोला, ठीक है, ये मैंने तुम्हें आखिरी चांस दिया है। अगर फिर से यही गलती हुई तो तुम्हारी गलती की सजा उसे मिलेगी, इसलिए आगे से कुछ भी ऐसा ना हो जिसे मुझे वो करना पड़े जो मेरी जान को तकलीफ दे। इतना बोलकर कॉल कट हो जाता है। आदिति और रॉकी एक दूसरे को देखते हैं। आदिति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो रॉकी आदिति को शांत करते हुए बोला, बॉस आपको ऐसे कमजोर नहीं पड़ना है। आदिति बोली, रॉकी मैं कैसे अपने आप को कमजोर पड़ने से संभालूं जिनके लिए मैंने अपने प्यार को छोड़ दिया? पता नहीं वो कभी मुझे मिलेगी भी या नहीं। रॉकी मुझे डर ही कि कहीं उस अनजान आदमी को पता चल गया कि मेरी जगह पर रोजी है तो पता नहीं वो मेरी मॉम के साथ क्या करेगा और वो रोजी और अद्विक को नुकसान ना पहुंचा दे। रॉकी बोला, बॉस ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ज्यादा सोच रही है। हम लोग आपकी मॉम और रोजी अद्विक को कुछ भी नहीं होने देंगे। आदिति शांत हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। रॉकी रोजी को कॉल करता है और उसे आदिति की हालत के बारे में बता देता है। रोजी रॉकी से बोली, रॉकी तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा वरना वो इन्हीं सब के बारे में सोचती रहेगी। दोनों थोड़ी देर और बात करते हैं और कॉल कट कर अपने अपने काम में लग जाते हैं। रॉकी आदिति की मॉम की तलाश में जुट जाता है और आदृश्य आदिति की तलाश में लग जाता है। अब आदृश्य को लंदन गए हुए पूरे 3 महीने हो चुके थे, लेकिन आदिति का कोई नामो निशान नहीं था। आदर्शय के कुछ आदमियों का तो कहना था कि आदिति लंदन में है ही नहीं, शायद वो लंदन को छोड़कर किसी और कंट्री में चली गई है। लेकिन आदर्श का दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी यहाँ नहीं है। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। दूसरी तरफ इंडिया, दिल्ली में कपूर मेंशन में आज सुबह से ही माया को बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा था। माया का ये प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा था। उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। माया अपने रूम से बाहर आती है और अपनी मॉम को बोली, मॉम मुझे पेट में दर्द हो रहा है। पायल माया को बोली, बेटा चलो जल्दी से हम हॉस्पिटल चलते हैं, मुझे लगता है आज तुम्हारी डिलीवरी होने वाली है। पायल माया को लेकर हॉस्पिटल आती है। माया को काफी दर्द हो रहा था, इसलिए डॉक्टर उसे इमरजेंसी में लेकर चले जाते हैं। पायल जल्दी से राठौड़ फैमिली में कॉल कर देती है और उन्हें माया की डिलीवरी के बारे में बता देती हैं। थोड़ी ही देर में राठौड़ फैमिली की कार्स हॉस्पिटल के बाहर एक कतार में खड़ी होती हैं। उन कार्स में से राठौड़ फैमिली के बॉडीगार्ड निकलते हैं और राठौड़ फैमिली के मेंबर्स की सेफ्टी के लिए चारों तरफ फैल जाते हैं। अब कार से बाहर आदृश्य के दादाजी, दादी माँ, आदृश्य के मॉम डैड सभी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। वो सब माया के वार्ड के पास आते हैं। जया जी पायल से माया के बारे में पूछती है कि माया ठीक है। पायल जया जी को आंसू दिखाते हुए बोली, माया तो ठीक है, लेकिन वो बार बार यही बोल रही थी कि वो चाहती है
कि उसके बच्चे को सबसे पहले गोद में उसके डैड ले। क्या आदर्श बेटा अभी तक नहीं आया है लंदन से? क्या अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है? अब तो उन्हें गए हुए पूरे 3 महीने हो गए हैं। पायल बोली, मैं ये कहना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या आदर्श बेटा उस आदिति को ढूंढने गए हैं? वो लड़की किसी कभी घर बसते हुए नहीं देख सकती है। उसने आदर्श को अपने जाल में फंसा लिया था। वो पहले भी काफी बार ऐसा कर चुकी है। उस लड़की को जरा सी शर्म नहीं है। उसने माया से उसका बॉयफ्रेंड भी छीन लिया था। आप उसकी भोली सूरत पर मत जाना। वो अपनी भोली सूरत से न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। उसकी वजह से एक लड़के ने अपनी जान दे दी थी। मुझे तो डर है कि कहीं वो ऐसा कुछ आदर्श के साथ न कर दे। जया जी बोली, आप परेशान ना हो मिसेस कपूर, मैं अब आदर्श को एक पल भी वहां नहीं रुकने दूंगी। मैं अभी आदर्श को कॉल करती हूँ। इतना बोल आदर्श की मॉम आदर्श को कॉल करती है। आदर्श अपनी मॉम का कॉल देखकर जल्दी से पिक कर लेता है। जया जी आदर्श को बोली, आदर्श अब बहुत हो चुका है। वो लड़की तुम्हें धोखा देकर चली गई है। बेटा तुम्हें उसे भी ज्यादा सुंदर लड़की मिल जाएगी। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो? प्लीज बेटा अपनी मॉम की बात मान लो और वापस लौट आओ। तुम्हें देखे हुए कितने महीने हो गए हैं। आदर्श अपनी मॉम की बात सुनकर बोला, मॉम वो मुझे धोखा देकर नहीं जा सकती है। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। और मॉम आंखें कभी भी झूठ नहीं बोलती है। आपकी नहीं समझती है कि मैं उसे प्यार करता हूँ। वो ही मेरे जीने की वजह है। अगर आदिति नहीं तो आदर्श राठौड़ नहीं। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। मॉम प्लीज मॉम, आप तो अपने बेटे को समझे। जया जी आदर्श को आदिति के लिए इतना पागल होते देखकर रोने लग जाती है और रोते हुए बोली, प्लीज बेटा अपनी मॉम को भी समझो। मैं तुम्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती हूँ। मेरा दिल दुखता है कि मेरा बेटा कैसे एक लड़की के लिए इतना पागल हो चुका है कि उसे और कुछ भी अपने आसपास नहीं दिख रहा है। मुझे अब कुछ नहीं सुना है। तुम कल इंडिया आ रहे हो। मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया है। आदर्श बोला, नो मॉम, मैं इंडिया आदिति को लिए बिना नहीं आऊंगा। आदर्श की बात सुन जया जी बोली, ठीक है, अगर तुम कल इंडिया नहीं आए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। इतना बोल जया जी कॉल कट कर देती है और आदर्श अपने फोन को जमीन पर देकर तोड़ देता है। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। क्या आदर्श बिना आदिति के इंडिया जाएगा? क्या फैमिली के दबाव के कारण? क्या आदर्श अपने प्यार को भूल जाएगा? या भी आदर्श अपनी फैमिली की फिक्र छोड़कर अपने प्यार को ढूंढेगा? तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो? प्लीज बेटा अपनी मॉम की बात मान लो और वापस लौट आओ। तुम्हें देखे हुए कितने महीने हो गए हैं। आदर्श अपनी मॉम की बात सुनकर बोला, मॉम वो मुझे धोखा देकर नहीं जा सकती है। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। और मॉम आंखें कभी भी झूठ नहीं बोलती है। आपकी नहीं समझती है कि मैं उसे प्यार करता हूँ। वो ही मेरे जीने की वजह है। अगर आदिति नहीं तो आदर्श राठौड़ नहीं। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। मॉम प्लीज मॉम, आप तो अपने बेटे को समझे। जया जी आदर्श को आदिति के लिए इतना पागल होते देखकर रोने लग जाती है और रोते हुए बोली, प्लीज बेटा अपनी मॉम को भी समझो। मैं तुम्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती हूँ। मेरा दिल दुखता है कि मेरा बेटा कैसे एक लड़की के लिए इतना पागल हो चुका है कि उसे और कुछ भी अपने आसपास नहीं दिख रहा है। मुझे अब कुछ नहीं सुना है। तुम कल इंडिया आ रहे हो। मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया है। आदर्श बोला, नो मॉम, मैं इंडिया आदिति को लिए बिना नहीं आऊंगा। आदर्श की बात सुन जया जी बोली, ठीक है, अगर तुम कल इंडिया नहीं आए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। इतना बोल जया जी कॉल कट कर देती है और आदर्श अपने फोन को जमीन पर देकर तोड़ देता है। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। आदर्श एक आदमी को बुलाता है और उसे इंडिया के बारे में पूछता है कि इंडिया में क्या चल रहा है। वो आदमी आदर्श को बताता है कि बॉस मिस माया हॉस्पिटल में है और आपकी पूरी फैमिली भी वहीं पर ही है। आदर्श ये सुनकर बोला, वो चालक लड़की अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आए गई। मुझे कुछ तो करना होगा वरना वो लड़की मेरे गले की हड्डी बन जाएगी। लेकिन मेरी फैमिली को उसके उस बच्चे के सामने कुछ और दिख ही नहीं रहा है। उन्हें तो लगता है कि वो मेरा बच्चा है। आदर्श उस आदमी को बोला, कल की मेरी इंडिया की टिकट बुक कर दो। वो आदमी ओके बॉस बोलकर चला जाता है। आदर्श अपने आगे के प्लान के बारे में सोचता है। आदर्श को तभी एक मेल आता है
कि थोड़ी देर में उसकी एक फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग है। आदर्श का पूरा दिन ऐसे ही मीटिंग्स में निकल जाता है। रात को आदर्श अपने आप को फ्रेश करने के लिए निकल जाता है तो उसे एक क्लब दिखता है। आदर्श उस क्लब में एंट्री करता है और बार काउंटर पर ड्रिंक करने लगता है। आदर्श के साथ उसके बॉडीगार्ड भी आए थे क्योंकि आदर्श माफिया वर्ल्ड का किंग था और वो राठौड़ बिजनेस का एक लौता वारिश है, इसलिए उनके बहुत सारे दुश्मन हैं। आदर्श ड्रिंक करता है, तभी उसकी नज़र एक जाने माने चेहरे पर जाती है, जिसे देखकर वो अपने आप से बोला, ये शिव्यांश यह क्या कर रहा है। आदर्श अपनी जगह से उठकर शिव्यांश के पास जाता है। शिव्यांश आदर्श को देखकर बोला, भैया आप यहाँ पर है, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। वो बड़ी मॉम ने मुझे यहाँ इसीलिए भेजा है कि मैं आपको वापस इंडिया ले जा सकूं। आदर्श शिव्यांश के मुंह से फिर से वही बात सुनकर गुस्से में बोला, शिव्यांश मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम लोग मुझे यहाँ पर लेने के लिए आए हों। मुझे यहाँ पर आज कुछ और काम है, उसके बाद मैं कल इंडिया आ ही रहा था। ये सुनकर शिव्यांश बोला, मुझे नहीं पता था कि आप कल आने वाले हैं। वो बड़ी मॉम ने मुझे बोला था कि मैं यहाँ आपके पास आ जाऊँ। सॉरी भैया अगर मैंने आपको परेशान किया है तो। आदर्श को शिव्यांश की बात सुनकर बुरा फील होता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, सॉरी शिव्यांश मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। शिव्यांश बोला, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? मुझे पता है कि काम की वजह से आप क्या परेशान रहते हैं, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। शायद मैंने ही गलत टाइम पर गलत बात बोल दी। मुझे अभी आपसे इस बारे में कुछ नहीं पूछना चाहिए था। आदर्श बोला, चलो छोड़ो इन सब बातों को, चलो एक एक ड्रिंक लेते हैं। और दोनों एक एक ड्रिंक के लिए बार काउंटर पर चले जाते हैं। दोनों ड्रिंक करते हैं और रात के लगभग 12 बजे घर वापस आते हैं। आज आदर्श ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। आदर्श नशे में चूर था, वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। शिव्यांश आदर्श को कार से बाहर निकलता है और सहारा देते हुए उसे घर के अंदर लेकर जाता है। शिव्यांश आदर्श को उसके रूम में लेकर जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है। आदर्श बेड पर लेटकर ही बड़बड़ाने लगता है। शिव्यांश आदर्श को बड़बड़ाते हुए देखकर उसके पास जाता है और सुनने की कोशिश करता है कि आदर्श क्या बोल रहा है। आदर्श बार बार एक ही बात बोल रहा था, आदिति तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता हूँ, प्लीज आदिति वापस आ जाओ ना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। क्या तुम अपने आदर्श को मरता हूँ देख सकती हो? आदर्श बार बार यही सब बोल रहा था और बीच बीच में रो भी रहा था। शिव्यांश एक नज़र आदर्श को देखकर फिर पूरे रूम को ध्यान से देखता है और वहां से अपने रूम में चला जाता है। शिव्यांश आज पहली बार आदर्श के रूम में गया था। इससे पहले शिव्यांश कभी भी आदर्श के रूम में नहीं गया था। आदर्श के रूम से आने के बाद से ही शिव्यांश के चेहरे पर एक स्मिर्क था, जिसे थोड़ी ही देर में शिव्यांश सबसे छुपा लेता है। शिव्यांश यहाँ क्यों आया है? क्या क्या चाहता है शिव्यांश आदर्श से? क्या आदर्श को पता चलेगा आदिति के बारे में? शिव्यांश अपने फोन से जया जी को कॉल करता है और बोला, बड़ी मॉम भाई ने बोला है कि वो कल इंडिया आ रहे हैं, तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखना और जल्दी से उन दोनों की शादी कर देना। अगर आप इनकी शादी नहीं करोगे तो भाई फिर से किसी न किसी बहाने से वहां से निकल आएंगे। जया जी बोली, बेटा हम लोगों ने हमारे फैमिली पंडित जी से उन दोनों की शादी की डेट निकलवा ली है, अब बस आदर्श के आने की देर है, उसके बाद मैं उन दोनों की शादी करा दूंगी। शिव्यांश और जया जी थोड़ी देर और बात कर कॉल कट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदिति ने ये पता लगा लिया था कि उसकी मॉम दिल्ली में ही है, लेकिन आदिति इंडिया अभी नहीं जा सकती थी। उस अनजान आदमी का पता नहीं था कि वो कब रोजी और अद्विक को नुकसान पहुंचा दे। आदिति लंदन में रहकर ही इन सब के बारे में जानकारी निकाल रही थी। सुबह आदर्श के विला में सुबह के लगभग 8 बजे शिव्यांश आदर्श के रूम के डोर पर नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है। शिव्यांश काफी देर तक नॉक करता है, लेकिन जब डोर नहीं खुलता है तो शिव्यांश डोर खोलकर अंदर चला जाता है तो देखता है कि आदर्श अभी तक सो ही रहा है। शिव्यांश आदर्श को बोला, भैया उठ जाइए, हमें इंडिया जाना है। आदर्श शिव्यांश की बात सुनकर उठ जाता है और उठकर बाथरूम में चला जाता है।
थोड़ी ही देर में आदर्श रेडी होकर नीचे आता है। शिव्यांश पहले ही नीचे आ चुका था। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। आज आदर्श और शिव्यांश दोनों प्राइवेट प्लेन से नहीं जा रहे थे। आदर्श अब से हर एक भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाने लग गया था, क्योंकि उसे लगता था कि क्या पता उसे वहां पर आदिति मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता था। आदर्श और शिव्यांश थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और थोड़ी ही देर में फ्लाइट के टेक ऑफ की अनाउंसमेंट हो जाती है। लगभग 10-11 घंटे के सफर के बाद दोनों इंदई पहुंचते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। घर आते ही आदर्श अपने रूम में चला जाता है। सभी फैमिली मेंबर्स भी डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सुबह आदर्श अपने रूम से रेडी होकर बाहर निकल कर आता है और अपने ऑफिस के लिए निकलने ही वाला होता है कि तभी जया जी बोली, आदर्श बेटा ब्रेकफास्ट करके जाओ, आज मैंने सब तुम्हारे पसंद का बनाया है। आदर्श अपनी मॉम की बात पर बोला, मॉम मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। जया जी बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट किए हुए काफी समय हो गया है और सभी टेबल पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आदर्श यहाँ में गर्दन हिला देता है और डाइनिंग टेबल पर चला जाता है। सभी आदर्श को वहां देखकर खुश हो जाते हैं। आदर्श सबको गुड मॉर्निंग विश करता है और चेयर पर बैठ जाता है। जया जी आदर्श खाना सर्व करती हैं और बोली, मेरा बच्चा कितना कमजोर हो गया है, ये अपना ध्यान नहीं रखता है, मुझे लगता है अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, फिर आदर्श की वाइफ इसका ध्यान भी रखेगी। जया जी बोली, बेटा तुमसे कुछ छुपा नहीं है, तुम्हें पता है कि माया ने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया है और हम सब ये चाहते हैं कि तुम माया से शादी कर लो और उसे इस घर की बहू बना दो, क्योंकि उसने इस घर को एक वारिश दिया है और हम इस घर के वारिश को ऐसे ही कहीं भी रहने नहीं दे सकते हैं। भले ही वो सब एक गलती से हुआ है, लेकिन वो तुम्हारा अंश है, तुम्हें उसे शादी करनी होगी। तुम्हें पता है, एक लड़की जब बिना शादी के मां बनती है तो ये समाज उसे जीने नहीं देता है, और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि माया जैसी मासूम बच्ची के साथ ये सब हो। मैं तुम्हारी गलती की सजा माया को नहीं मिलने दूंगी, इन सब में तुम्हारी गलती है। आदर्श अपनी मॉम की बात सुनकर बोला, मॉम वो मेरा बच्चा नहीं है और मैं किसी के भी बच्चे को ऐसे ही अपना नहीं सकता हूँ। मॉम माया की ये चाल है, वो किसी और के बच्चे को मेरा बच्चा बताकर इस घर में आना चाहती है और मैं उस जैसी लड़की से कभी भी शादी नहीं करूँगा। मैं आदिति से प्यार करता हूँ और उसी से ही शादी करूँगा। जया जी आदर्श के मुंह से फिर से आदिति के बारे में सुनकर आदर्श को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती हैं। ये देखकर सब शौक हो जाते हैं। क्या होगा, क्या माया के सपने पूरे होंगे, क्या आदर्श करेगा माया से शादी, क्या सच में आदिति की मॉम जिंदा है या फिर ये सब एक चाल है। और आदर्श का चेहरा एक तरफ हो जाता है। आदर्श अपने आप को संभालता है कि तभी उसके कानों में जया जी के चिल्लाने की आवाज आती है, तुम क्यों नहीं समझते हो कि वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती थी, उसे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, चाहे तुम जियो या मरो, प्लीज बेटा अपनी माँ को समझो, मैं कोई भी फैसला ऐसा नहीं लेती हूँ जिसे मेरे आदि को कोई भी तकलीफ हो। प्लीज बेटा तुम माया से शादी कर लो। जया जी इतना ही बोल पाती है कि वो अपने सीने पर हाथ रख लेती हैं। आदर्श अपनी मॉम को दर्द में देखकर बोला, मॉम आप ठीक तो हैं। जया जी बोली, आदि मुझे दर्द हो रहा है। आदर्श जल्दी से अपनी मॉम को गोद में उठाता है और घर से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे सभी घरवाले भी बाहर आ जाते हैं। आदर्श जया जी को बैक सीट पर लेटाता है और खुद से कार को ड्राइव कर हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है। सभी फैमिली मेंबर्स भी अपनी अपनी कार से हॉस्पिटल चले जाते हैं। आदर्श के डैड की तो हालत ही खराब हो गई थी। वो बार बार जया जी का नाम ले रहे थे। आदर्श की दादी माँ अपने बेटे को समझाते हुए बोली, कुछ नहीं होगा, जया को आदि है, उसके साथ वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा, तुम इतना परेशान मत हो। दादाजी भी बोले, बेटा ये टाइम परेशान होने का नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। वही आदर्श अपनी कार को फुल स्पीड में दौड़ता है और लगभग आधे टाइम में ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है। आदर्श जया जी को गोद में लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है। तभी कुछ हॉस्पिटल स्टाफ एक स्ट्रेचर को लेकर आते हैं और आदर्श की मॉम को उस पर लिटाकर इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाते हैं। आदर्श बाहर ही रुक जाता है। डॉक्टर जल्दी जल्दी वार्ड में जाते हैं। उन्हें पता था कि जो यहाँ पर पेशेंट है वो इस हॉस्पिटल की मालकिन है।
और वो किस फैमिली से बिलोंग करती। लगभग 1 घंटे बाद एक डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आता है तो आदर्श उसे पूछता है कि मॉम ठीक है। वो डॉक्टर आदर्श को अपने केबिन में लेकर जाता है और वो डॉक्टर आदर्श को बताता है कि उसकी मिसेज राठौड़ को हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब वो ठीक है। आगे आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो उनका बचना मुश्किल था। आदर्श डॉक्टर से बोला, लेकिन अचानक से हार्ट अटैक कैसे आ गया? मॉम तो बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर बोला, हमने इनकी बॉडी चेक किया है तो पता चला है कि ये काफी टाइम से स्ट्रेस में थी और ये अपना ध्यान भी अच्छे से नहीं रख रही थी। लेकिन अब आपको उनका पूरा ध्यान रखना होगा और उन्हें कोई भी स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि स्ट्रेस इनकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। प्लीज जीता हो सके मिसेज राठौड़ को खुश रखे, तभी ये जल्दी से रिकवर हो पाएगी। तभी डोर खोलकर आदर्श के डैड अंदर आते हैं। वो जया जी की कंडीशन को सुनकर उदास हो जाते हैं और डॉक्टर से बोले, डॉक्टर जया अब ठीक तो हैं, उसे कुछ हुआ तो नहीं है, हम उसे मिल सकते हैं जया को घर जब लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर मिस्टर राठौर की देखकर खड़े हो जाते हैं और रिस्पेक्ट से उन्हें ग्रीट करते हुए बोले, मिस्टर राठौर लगभग 2 दिन तक हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा और वो अब बिल्कुल ठीक है। अभी उन्हें होश नहीं आया है तो आप अभी उनसे नहीं मिल सकते हैं। उन्हें होश आने के बाद आप एक एक करके उनसे मिल सकते हैं, लेकिन आपको उनके सामने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिसे उन्हें स्ट्रेस हो और वो फिर से परेशान हो। आदर्श के डैड बोले, ओके डॉक्टर, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगा। इतना बोलकर आदर्श और उसके डैड दोसर के केबिन से बाहर आ जाते हैं। दोनों को बाहर आया देखकर दादाजी बोले, आदि जया ठीक तो है ना? आदर्श कुछ ही नहीं बोलता है तो दादाजी बोले, आदि तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अभी आदर्श के डैड बोले, डैड जया को हार्ट अटैक आया था और उन्हें वो सब बता देते हैं जो कुछ डॉक्टर ने बोला था। तभी आदर्श के डैड की आवाज आती है जो बोले, डैड जया को हार्ट अटैक आया है लेकिन आदि उसे ठीक टाइम पर लेकर आ गया, इसलिए वो अब ठीक है और खतरे से भी बाहर है। डॉक्टर ने जया का इलाज कर दिया है और हम लोग उसके होश में आने के बाद मिल सकते हैं, वो अब ठीक है। इतना सुने के बाद कि जया जी ठीक है, दादाजी एक चैन की सांस लेते हैं। उन्हें जया जी की काफी फिक्र हो रही थी। दादाजी के लिए जया उनकी बेटी जैसी है, वो जया जी को अपनी बेटी मानते हैं। दादी जी भी ये सुनकर खुश हो जाती हैं कि जया अब ठीक है। आदर्श अपनी फैमिली को एक नज़र देखता है और उनसे कुछ दूर चला जाता है। आदर्श के अचानक से वहां से चले जाने पर सभी आदर्श को देखत हैं और डैड जी बोले, इसे क्या हुआ, ये ऐसे यहाँ से चला क्यों गया? आदर्श के डैड आदर्श की कंडीशन समझ रहे थे। वो बोले, डैड उसे जया की फिक्र हो रही है। आफ्टर ऑल जया वो जया के काफी करीब है, उसे जया की ये हालत देखी नहीं जा रही है। उसे थोड़ी देर के लिए अकेला रहने दीजिए, थोड़ी देर में अपने आप से ठीक हो जाएगा। उधर आदर्श उन सब से दूर आकर अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर पीने लगता है। आदर्श सिगरेट तभी पीता था जब वो टेंशन में हो, लेकिन आदिति के जाने के बाद से आदर्श को सिगरेट की आदत सी लग गई थी। जब भी उसे कोई भी टेंशन होती तो वो सिगरेट पीने लगता। आदर्श वहां खड़े खड़े लगभग 5 सिगरेट पी चुका था, तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। आदर्श पीछे मुड़कर देखता है। अपने डैड को वहां देखकर आदर्श सिगरेट की अपने हाथों में मसल देता है और बोला, डैड मॉम ठीक है, उन्हें होश आ गया क्या? आदर्श के डैड बोले, हाँ वो ठीक है लेकिन अभी होश नहीं आया है, और आदर्श के डैड आदर्श के पास बैठ जाते हैं। आदर्श के डैड राघवेंद्र जी बोले, आदि तुमने तो सिगरेट छोड़ दी थी, अब फिर से तुम सिगरेट पीने लगे। आदर्श एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, डैड ये सिगरेट अब मेरे लिए मेरा सुकून बन चुकी है। जिंदगी में इतना कुछ हो चुका है कि अब कहीं भी सुकून नहीं मिलता है, लेकिन ये मुझे सुकून देती है। आदर्श के डैड आदर्श की बात सुनकर बोले, बेटा अब आगे क्या सोचा है? आदर्श एक नज़र अपने डैड की देखकर बोला, डैड अभी कुछ नहीं सोचा है, अभी मुझे बस मॉम की फिक्र है, मॉम के ठीक होने के बाद कुछ सोचता हूँ। राघवेंद्र सिंह राठौड़ बोले, बेटा तुम्हें ये तो पता है कि तुम्हारी मॉम कितनी जिद्दी है, वो बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करती है और अब उन्होंने ये जिद पकड़ी है कि वो तुम्हारी शादी माया से कराकर ही रहेगी। आदर्श अपनी आंखें बंद कर बोला, डैड अगर मॉम यही चाहती हैं
कि मैं माया से शादी कर लूं तो मैं तैयार हूं। राघवेंद्र सिंह राठौड़ अपने बेटे के चेहरे की उदासी को समझ रहे थे, लेकिन वो अपनी पत्नी की जिद के आगे मजबूर थे। दोनों बाप बेटे वहीं पर काफी देर तक बैठे रहते हैं और अपने अपने मन के ख्यालों में उलझे रहते हैं। लगभग 2 घंटे बाद जया जी को होश आता है और बॉडीगार्ड आदर्श और राघवेंद्र जी के पास आता है और उन्हें जया जी के होश में आने के बारे में बताता है। दोनों जया जी के होश में आने का सुनकर वहां से सीधा जया जी के वार्ड के पास आते हैं तो डॉक्टर देखते हैं कि डॉक्टर जया जी को चेक कर बाहर निकल रहे थे। आदर्श बोला, डॉक्टर मॉम ठीक तो है ना? डॉक्टर बोला, जी बॉस वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें होश भी आ गया है, आप लोग एक एक करके उनसे मिल सकते हैं। और डॉक्टर वहां से चला जाता है। सबसे पहले राघवेंद्र सिंह राठौड़ जी जया जी के वार्ड में जाते हैं तो देखते हैं कि जया जी अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। किसी के कदमों की आवाज सुनकर जया जी अपनी आंखें खोल कर देखती हैं और राघवेंद्र जी को देखकर बोली, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशानी आपके चेहरे से झलक रही है। राघवेंद्र जी बोले, आप ठीक तो है, हमें जब पता चला कि आपको हार्ट अटैक आया है और आपकी कंडीशन क्रिटिकल है तो हमें लगा हमने आपको खो दिया है। जया, हम डर गए थे यही सोचकर। आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हैं? आप अब बच्ची नहीं है, आपकी उम्र अपने पोता पोती खिलाने की है और आप बच्चों वाली हरकत करती हैं। जया जी राघवेंद्र जी के मुंह से बच्चों की बात सुनकर एक उदासी भरी आवाज में बोली, हमारा बेटा तो शादी ही नहीं करना चाहता है, तो फिर हम किसके बच्चों को खिलाएंगे? राघवेंद्र जी अपनी पत्नी की बात सुनकर बोले, जया आदि रेडी है माया से शादी करने के लिए। जया जी ये सुनकर खुश होते हुए बोली, क्या आप सच बोल रहे हैं और क्या आदि सच में माया से शादी करेगा? राघवेंद्र जी अपनी पत्नी की खुशी देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं। जया जी खुश होते हुए बोली, आप आदि को मेरे पास आने को बोलिए। राघवेंद्र सिंह राठौड़ वहां से चले जाते हैं और आदि को अंदर जाने के लिए बोलते हैं। आदर्श अंदर जाता है। आदर्श को देखकर जया जी बोली, आदि मेरे पास आओ। आदर्श जया जी के पास जाता है। जया जी बोली, क्या तुम सच में माया से शादी करना चाहते हो? आदर्श बोला, मॉम मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मॉम मेरी एक शर्त है। जया जी बोली, कैसी शर्त आदि? क्या शर्त है? आदर्श की। क्या जया जी मानेगी आदर्श की शर्त को? क्यों? आदर्श सच में करेगा माया से शादी। क्या होगा जब आदिति को पता चलेगा आदर्श और माया की शादी के बारे में? अनजानी सी एक लड़की। आदर्श बोला, मॉम मैं माया से शादी तो कर लूंगा, लेकिन वो मेरे रूम में नहीं रहेगी, हम दोनों के रूम अलग अलग होंगे और वो मेरी पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। जया जी बोली, लेकिन फिर ये कैसी शादी हुई आदि जब तुम दोनों एक रूम में नहीं रह सकते हो? आदर्श बोला, मॉम मैं उसे शादी कर रहा हूँ और उसके बच्चे को अपना नाम दे रहा हूँ और उसे पूरी दुनिया के सामने अपनी पत्नी मान रहा हूँ, लेकिन मैं उसके साथ एक रूम में नहीं रह सकता हूँ। मॉम मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ, इसलिए आप मुझे फोर्स मत करना उसके साथ एक रूम में रहने के लिए। जया जी कुछ नहीं बोलती है और अपने मन में सोचती है कि अभी इसे उस लड़की का भूत चढ़ा है, लेकिन शादी के बाद जब माया इसके पास रहेगी तो उसे प्यार हो जाएगा। इतना सोचकर जया जी बोली, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है। इतना सुनकर आदर्श ओके बोलकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीते हैं और जया जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। जया जी घर जाते ही पंडित जी को आदर्श और माया की शादी की डेट फिक्स करने के लिए बुलाती हैं। पंडित जी राठौड़ मेंशन के हॉल में सोफे पर बैठे होते हैं। ये पंडित जी काफी उम्र के थे। आदर्श के मॉम डैड को शादी इन्हीं पंडित जी की थी और ये राठौड़ फैमिली के काफी पुराने पंडित है। राठौड़ फैमिली के सभी मेंबर कुछ भी शुभ काम करने से पहले इन्हीं पंडित जी से पूछते हैं, इसलिए आदर्श और माया की शादी की डेट फिक्स करने के लिए इन्हें बुलाया गया है। सामने वाले सोफे पर फैमिली मेंबर्स होते हैं। आज घर पर सभी फैमिली मेंबर्स थे। आदर्श को छोड़कर वो अपने किसी काम से सिटी से बाहर गया हुआ था। पंडित जी आदर्श और माया की कुंडली देखते हैं और कुछ देर बाद बोले, यजमान इन दोनों की सगाई का शुभ मुहूर्त 2 दिन बाद का है। तभी जया जी बोली, पंडित जी शादी का भी कोई शुभ मुहूर्त बताइए ना। पंडित जी कुछ देर तक दोनों की कुंडली को देखते हैं और बोले, इन दोनों की शादी का शुभ मुहूर्त तो अगले साल का है, इस बीच इनकी शादी का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है।
पंडित जी की बात सुनकर जया जी बोली, लेकिन पंडित जी हमें तो इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करानी है। और आप बोल रहे हैं कि कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। पंडित जी बोले, जया जी हमें पता है कि आप आदि बेटा की शादी के लिए कितनी खुश हैं, लेकिन विधि के विधान को कोई भी नहीं बदल सकता है। अगर हम लोगों ने विधि के विधान को बदलने की कोशिश की और इन दोनों की शादी कर दी तो ये आदि बेटा के प्राण भी ले सकता है। ये जिस लड़की की कुंडली है उसके 2 शादी बेटा की जान को हानि पहुंचा सकते हैं। जया जी ये सुनकर बोली, पंडित जी ये आप क्या बोल रहे हैं, मेरे आदि की जान को खतरा है। पंडित जी बोले, जया जी अगर आप इन दोनों की शादी इस साल करवाती हैं तो आदि की जान को खतरा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई हल नहीं है। आप इन दोनों की सगाई कर सकती हैं, इसे आदि की जान को कोई भी खतरा नहीं है, और अगले साल आप इनकी शादी कर दीजिएगा। तब तक ये सभी दोष भी खत्म हो जाएंगे और दोनों शादी भी कर सकते हैं, और इस बीच उस लड़की के ग्रह नक्षत्रों की दिशा बदल जाएंगी। जया जी बोली, ठीक है पंडित जी, हम लोगों अगले साल उनकी शादी कर देते हैं, लेकिन अभी तो हम इनकी सगाई कर सकते हैं। पंडित जी बोले, हाँ आप इनकी सगाई कर सकते हैं, वो भी 2 दिन बाद। जया जी बोली, ठीक है पंडित जी। पंडित जी राठौड़ मेंशन से खाना खाकर और अपनी दक्षिणा लेकर वहां से चले जाते हैं। सभी लोग हॉल में बैठे आदृश्य और माया की एंगेजमेंट के बारे में बातें करते हैं, और जया जी बोली, हमारे पास टाइम कम है और काम ज्यादा है। जया जी बोली, डैड आप इन्हें गेस्ट की लिस्ट दे दीजिए और माँ हम दोनों माया की ड्रेस को सिलेक्ट करते हैं। जया जी खुशी देखकर सब अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ले आते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं पंडित जी राठौड़ मेंशन से निकलकर अपनी कार में बैठते हैं और किसी को कॉल करते हैं। उधर से कॉल पिक होता है और पंडित जी बोले, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, लेकिन ये ध्यान रखना तुम ज्यादा दिन तक उन सब से ये नहीं छिपा सकते हो। उन लोगों को कभी तो पता चलेगा ही कि मैंने ये सब झूठ बोला है। क्या 2 दिन बाद आदृश्य और माया की सगाई होगी? क्या होगा जब आदिति पर पता चलेगा कि आदृश्य माया से सगाई कर रहा है? क्या फिर भी आदिति आदृश्य से प्यार करती रहेगी? किसे बात कर रहे थे पंडित जी? क्या झूठ बोला है उन्होंने ने और किसके कहने पर बोला है? ये सुनकर उधर से आवाज आती है, पंडित जी कुछ नहीं होगा, बस आपको उन्हें कुछ नहीं बताना है। पंडित जी बोले, आदि बेटा ये सब गलत है, लेकिन हम आपके लिए ये सब कर रहे हैं। पंडित जी की बात सुनकर अदृश्य बोला, गुरुजी अगर मेरी कोई मजबूरी नहीं होती तो मैं आपसे यह सब कभी भी नहीं बोलता, लेकिन आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी हूँ। अगर आपको कभी भी जिंदगी में किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे याद करें। पंडित जी अदृश्य की बात पर बोले कि बेटा ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने कभी भी राठौर फैमिली को धोखा नहीं दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। अगर उन लोगों को झूठ का पता चला तो वो कभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारी फैमिली का काफी सालों से पंडित जी हूँ। तुम्हारी फैमिली के हर शुभ कामों में ही आता हूँ, और आज मैं उन सब के सामने पहली बार झूठ बोला है। मुझे इस बात का अफसोस भी है, लेकिन यह भी खुशी है कि तुम्हारी जिंदगी इस झूठ से बच सकती है। अगर तुम उसे लड़की से शादी कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो सकती है, लेकिन तुम्हारी माँ यह बात नहीं समझेगी, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी के लिए 1 साल बाद का टाइम निकाला है, जिससे तुम उसे लड़की का पता कर सकूं और अपने आप को, अपनी फैमिली को उसे चालाक लड़की के चंगुल से बचा सके हों। यह बोलकर अदृश्य और पंडित जी थोड़ी देर तक रुकते हैं। फिर अदृश्य बोला, धन्यवाद पंडित जी, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं वह चालाक लड़की मेरे घर वालों के दिमाग में क्या क्या भरती और उनको शादी के लिए तैयार कर लेती, लेकिन आपकी वजह से अब मैं उससे शादी से बच सकता हूँ। इतना बोलता है और पंडित जी बोलते हैं कि अदृश्य बेटा तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, और तुम दोनों की कुंडली बिल्कुल भी नहीं मिलती है, तुम्हारी शादी कोई भी पंडित नहीं करवा सकता है। इतना बोलकर अदृश्य बोलता है, ठीक है पंडित जी, और दोनों कॉल कट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन जया जी घूम रही थी। उन्हें इस बात की खुशी थी कि आदर्श और माया की सगाई होने वाली थी, लेकिन उनकी शादी अभी नहीं हो सकती थी, इसीलिए वो इधर से उधर चक्कर काट रही थी। जया जी घर से बाहर निकलती है और ड्राइवर को कपूर विला जाने के लिए बोलते हैं। जया जी थोड़ी देर में कपूर मेंशन आ जाती है। जया जी जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि माया और पायल दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। माया अपने छोटे से बच्चे को खिला
रही थी और पायल उसके पास ही बैठी हुई उसे देख रही थी। जया जी को आया देखकर दोनों माँ बेटी सोफे से उठकर जया जी के पास आती है और माया जया जी के पैरों को छूते हुए बोलती है कि आंटी जी आप यहाँ। जया जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ बेटा माया, मैं यहाँ तुम लोगों से ही मिलने के लिए आई हूँ। वह आज हमारे गुरुजी आए थे, उन्होंने तुम दोनों की सगाई की डेट्स निकली है, उसी के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तुम दोनों की सगाई की डेट 2 दिन बाद है। यह सुनकर माया खुश हो जाती है और वही पायल भी खुश हो जाती है कि अब उसकी बेटी राठौर फैमिली की बहू बनने वाली है। दोनों माँ बेटी खुश होती है, लेकिन जया जी तभी बोलता है, लेकिन बेटा माया तुम लोगों की शादी अभी नहीं हो सकती है। पंडित जी ने बोला है कि अब अगर शादी की तो आदि की जान को खतरा है। माया ये सुनकर दुखी होकर बोली, आंटी जी ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आदर्श जी की जान की खतरा है तो फिर हम दोनों सगाई भी नहीं करेंगे। माया की बात सुनकर जया जी बोली, बेटा तुम दोनों की सगाई में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माया बोली, आंटी मैं आदर्श जी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। जया जी बोली, बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जल्दी से जल्दी एक हो जाओ, इसीलिए मैं तुम्हारी जल्दी तुम दोनों की शादी करना चाहती हूँ। क्या माया और आदि की सगाई हो पाएगी? क्या राठौर फैमिली को पता चलेगा सच के बारे में? ये सुनकर उधर से आवाज आती है, पंडित जी कुछ नहीं होगा, बस आपको उन्हें कुछ नहीं बताना है। पंडित जी बोले, आदि बेटा ये सब गलत है, लेकिन हम आपके लिए ये सब कर रहे हैं। पंडित जी की बात सुनकर अदृश्य बोला, गुरुजी अगर मेरी कोई मजबूरी नहीं होती तो मैं आपसे यह सब कभी भी नहीं बोलता, लेकिन आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी हूँ। अगर आपको कभी भी जिंदगी में किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे याद करें। पंडित जी अदृश्य की बात पर बोले कि बेटा ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने कभी भी राठौर फैमिली को धोखा नहीं दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। अगर उन लोगों को झूठ का पता चला तो वो कभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारी फैमिली का काफी सालों से पंडित जी हूँ। तुम्हारी फैमिली के हर शुभ कामों में ही आता हूँ और आज मैं उन सब के सामने पहली बार झूठ बोला है। मुझे इस बात का अफसोस भी है, लेकिन यह भी खुशी है कि तुम्हारी जिंदगी इस झूठ से बच सकती है। अगर तुम उसे लड़की से शादी कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो सकती है, लेकिन तुम्हारी माँ यह बात नहीं समझेगी, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी के लिए 1 साल बाद का टाइम निकाला है, जिससे तुम उसे लड़की का पता कर सकूं और अपने आप को, अपनी फैमिली को उसे चालाक लड़की के चंगुल से बचा सके हों। यह बोलकर अदृश्य और पंडित जी थोड़ी देर तक रुकते हैं। फिर अदृश्य बोला, धन्यवाद पंडित जी, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं वह चालाक लड़की मेरे घर वालों के दिमाग में क्या क्या भरती और उनको शादी के लिए तैयार कर लेती, लेकिन आपकी वजह से अब मैं उससे शादी से बच सकता हूँ। इतना बोलता है और पंडित जी बोलते हैं कि अदृश्य बेटा तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम दोनों की कुंडली बिल्कुल भी नहीं मिलती है, तुम्हारी शादी कोई भी पंडित नहीं करवा सकता है। इतना बोलकर अदृश्य बोलता है, ठीक है पंडित जी, और दोनों कॉल कट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन जया जी घूम रही थी। उन्हें इस बात की खुशी थी कि आदर्श और माया की सगाई होने वाली थी, लेकिन उनकी शादी अभी नहीं हो सकती थी, इसीलिए वो इधर से उधर चक्कर काट रही थी। जया जी घर से बाहर निकलती है और ड्राइवर को कपूर विला जाने के लिए बोलते हैं। जया जी थोड़ी देर में कपूर मेंशन आ जाती है। जया जी जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि माया और पायल दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। माया अपने छोटे से बच्चे को खिला रही थी और पायल उसके पास ही बैठी हुई उसे देख रही थी। जया जी को आया देखकर दोनों माँ बेटी सोफे से उठकर जया जी के पास आती है और माया जया जी के पैरों को छूते हुए बोलती है कि आंटी जी आप यहाँ। जया जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ बेटा माया, मैं यहाँ तुम लोगों से ही मिलने के लिए आई हूँ। वह आज हमारे गुरुजी आए थे, उन्होंने तुम दोनों की सगाई की डेट्स निकली है, उसी के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तुम दोनों की सगाई की डेट 2 दिन बाद है। यह सुनकर माया खुश हो जाती है और वही पायल भी खुश हो जाती है कि अब उसकी बेटी राठौर फैमिली की बहू बनने वाली है। दोनों माँ बेटी खुश होती है, लेकिन जया जी तभी बोलता है, लेकिन बेटा माया तुम लोगों की शादी अभी नहीं हो सकती है। पंडित जी ने बोला है कि अब अगर शादी की तो आदि की जान को खतरा है। माया ये सुनकर दुखी होकर बोली, आंटी जी ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आदर्श जी की जान की खतरा है तो फिर हम दोनों सगाई भी नहीं करेंगे। माया की बात सुनकर जया जी बोली, बेटा तुम दोनों की सगाई में कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन माया बोली, आंटी मैं आदर्श जी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। जया जी बोली, बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जल्दी से जल्दी एक हो जाओ, इसीलिए मैं तुम्हारी जल्दी तुम दोनों की शादी करना चाहती हूँ। माया जया जी की बात सुनकर अंदर ही अंदर काफी खुश हो रही थी कि जो जाल उसने बिछाया था उसमें जया जी तो फंस गई थी, लेकिन माया ये खुश बहार नहीं दिखा सकती थी। माया को न बोलते देखकर जया जी उसके पास जाती हैं और माया के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा तुम्हें अपनी और बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना है। पायल मामले को हाथ से निकलते देखकर बोली, बेटा माया मैंने तुम्हें बोला था कि कोई भी आदमी अपनी की हुई गलती को कभी मानता नहीं है, उसे लगता है कि वो हमेशा ठीक होता है। मैंने तुम्हें बोला था कि इस बच्चे को जन्म मत देना, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं और अब अदृश्य बेटा तुम्हें अपनाने के लिए मना कर रहा है। क्या माया और आदि की सगाई हो पाएगी? क्या राठौड़ फैमिली को पता चलेगा सच के बारे में?